एक ऐसा रहस्यमय टापू जहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। अपनी किस्मत चमकाने निकले फिल्मकारों का एक दल समंदर के बीचों बीच रास्ता भटक जाता है। मौत के साए में वे एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां कुदरत के नियम नहीं चलते। वहां की विशाल दीवारों के पीछे एक ऐसा राजकैद था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। न्यूयॉर्क में भयंकर मंदी का द्वार है। ऊंची ऊंची इमारतों के साए में खड़ा यह शहर अंदर से खोखला हो चुका था। महामंदी ने लोगों से उनके निवाले छीन लिए थे और एक कटोरी सूप के लिए भी लोगों को लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। यहीं पर एन नाम की एक लड़की एक थिएटर में लोगों को हंसाने का काम करती थी। वहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 2 हफ्तों से तनख्वाह नहीं मिली थी। अगली सुबह पता चला कि थिएटर का मालिक उनकी तनख्वाह दिए बगैर ही थिएटर बंद करके फरार हो गया है। देखते ही देखते थिएटर के सारे कर्मचारी सड़क पर आ गए। बूढ़े बॉब की हालत पस्त हो गई। उन्होंने वापस शिकागो जाने का फैसला किया। एनी को इस हाल में अकेला छोड़कर जाने के ख्याल से ही वे रो पड़े। वे जानते थे कि बचपन से ही लोग एनी को धोखा देते आए हैं। फिर भी वे उसे दिलासा देते रहे कि एक दिन उसे किसी बड़े थिएटर में काम जरूर मिलेगा। इसके बाद एन एक मशहूर थिएटर के मालिक के पीछे नौकरी के लिए हाथ धोकर पड़ गई, लेकिन उसके पास कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। पर जब उसने देखा कि वो सामने रखे खाने को ललचाई नजरों से देख रही है तो उसे उस पर तरस आ गया। उसने उसे एक नए थिएटर का पता दिया और कहा कि अगर वह वहाँ उसका नाम लेगी तो उसे काम मिल जाएगा। लेकिन एनी का सपना तो बड़े थिएटर में शोहरत कमाने का था। वो भारी मन से उनसे वह पता लेकर अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ी। दूसरी तरफ फिल्म प्रोड्यूसर्स का एक दल अपनी आधी अधूरी फिल्म को देखकर चर्चा कर रहा था। उन्हें फिल्म में कुछ बोल्ड सीन चाहिए थे ताकि दर्शक थिएटर आने पर मजबूर हो जाएं। यह सुनकर फिल्म का डायरेक्टर कार्ल डेनहम उन पर भड़क उठा और चिल्लाकर बोला, मैं कोई बी ग्रेड फिल्म नहीं बना रहा हूँ। असल में कार्ल के हाथ एक ऐसे रहस्यमयी टापू का नक्शा लग चुका था जिसका जिक्र दुनिया के किसी भी नक्शे में नहीं था। एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जो अब खंडहरों में बदल चुकी थी। कार्ल ने मन बना लिया था कि वह अपनी फिल्म वहीं पूरी करेगा। सारे प्रोड्यूसर्स ने आपस में काफी विचार विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कार्ल अपनी मनमानी करके उनके सारे पैसे डुबा देगा। जैसे ही कार्ल के कानों में यह बात पड़ी, उसने उनका औपचारिक फैसला आने से पहले ही फिल्म की रील उठाई और वहां से भाग खड़ा हुआ। प्रोड्यूसर्स हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए। कार्ल का ऐसा जुनूनी रूप उसके पर्सनल असिस्टेंट प्रेस्टन ने पहली बार देखा था। तभी प्रेस्टन ने एक और बुरी खबर सुनाई। जिस अभिनेत्री को साइन किया गया था उसका एक्सीडेंट हो गया है। प्रेस्टन ने शहर की हर छोटी बड़ी अभिनेत्री से संपर्क करके देख लिया था, पर कोई भी खाली नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत भी यही चाहती हो कि यह फिल्म बंद हो जाए। लेकिन कार्ल ने कोशिश जारी रखी। अपनी हीरोइन की तलाश में वह एक बी ग्रेड थिएटर जा पहुंचा। वहां दीवारों पर भद्दे पोस्टर लगे थे और कलाकार भी उसी स्तर के थे। तभी कार्ल की नजर वहां खड़ी एक मासूम लड़की पर पड़ी जिसे वह देखता रह गया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एन थी। एन ने जैसे ही वहां लगे अश्लील पोस्टर्स को देखा, तुरंत समझ गई कि यह उसके लायक जगह नहीं है। भूख से बेहाल एन जब आगे बढ़ी तो उसे एक फल की दुकान पर भीड़ दिखी। उसे लगा कि भीड़ का फायदा उठाकर एक सेब चुरा लेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन दुकानदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर पैसे मांगने लगा। एन शर्मिंदगी से गड़ गई, लेकिन तभी कार्ल ने बीच में आकर दुकानदार को पैसे दिए और उसे उस मुश्किल से निकाल लिया। कार्ल उसे एक रेस्टोरेंट ले गया और पेट भरकर खाना खिलाया। कार्ल ने उसे रोककर समझाया कि वह एक फिल्म बना रहा है। उसकी हीरोइन का एक्सीडेंट हो गया है और वह एन को उस रोल के लिए चुनना चाहता है। एन फिर भी तैयार नहीं हुई। तब कार्ल ने कहा, इस फिल्म की स्क्रिप्ट जैक ड्रिस्कॉल ने लिखी है। वह एक शानदार लेखक है। जैक ड्रिस्कॉल का नाम सुनते ही एन की आंखें चमक उठी। वह जैक की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और उनका नाम ही उसे इस अनजान सफर पर जाने के लिए राजी करने के लिए काफी था। उधर प्रेस्टन ने $2000 में एक पुराने जहाज का बंदोबस्त कर लिया था। किनारे पर सामान और रसद की लोडिंग का काम तेजी से चल रहा था। लेकिन तभी एक बुरी खबर आई। स्टूडियो ने रील लेकर भागने के जुर्म में कार्ल पर पुलिस केस कर दिया था और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी थी। कार्ल ने फौरन कप्तान एंगलहॉर्न से गुजारिश की कि वे जल्द से जल्द सफर शुरू करें। उसने एन का हवाला देते हुए झूठ बोला कि वह एक बहुत बड़ी हस्ती है, उसके कीमती समय को बर्बाद नहीं किया जा सकता। एन की मासूमियत में आकर एंगलहॉर्न का दिल पिघल गया और उसने तुरंत लंगर उठाने का आदेश दे दिया। इधर उनका लेखक जैक ड्रिस्कॉल घंटों से अपनी स्क्रिप्ट लेकर कार्ल के आने का इंतजार कर रहा था। पता चला कि स्क्रिप्ट अभी पूरी नहीं हुई थी। अब मुश्किल यह थी कि जैक थिएटर में काम करता था और वह किसी भी हाल में उनके साथ इस समुद्री सफर पर जाने को तैयार नहीं था। तभी कार्ल ने देखा कि जहाज का एंकर उठ चुका है। कार्ल ने बड़ी चालाकी से जैक को पैसों के लालच और स्क्रिप्ट की बातों में उलझाए रखा। जब तक जैक को हकीकत समझ आती, जहाज तट छोड़ चुका था। जैक ने जहाज से उतरने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। उसी पल तट पर पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच गईं, पर वे भी जहाज को रोकने में सफल नहीं हो सके। जहाज के अंदर का नजारा किसी डरावने चिड़ियाघर जैसा था, जहां नाना प्रकार के जंगली जानवर पिंजरों में कैद थे। तभी जहाज का एक काला सच सामने आया। कैप्टन एंगलहॉर्न सिर्फ एक नाविक नहीं था। वह खतरनाक जानवरों को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश करता, उन्हें पकड़ता और फिर ऊंचे दामों पर बेच दिया करता था। उन शिकारी
शिकारियों के दल में जिमी नाम का एक लड़का भी था जो चोरी करने में उस्ताद था। उसने बड़ी चतुराई से जैक का पेन चुरा लिया। फर्स्ट मेट हेस ने उसकी चोरी पकड़ ली। हेस ने जिमी का अतीत बताते हुए कहा कि 4 साल पहले वह इन्हीं पिंजरों के पास लावारिस हालत में मिला था। वह उस समय किसी जंगली जानवर की तरह खूंखार था, लेकिन वह कहां से आया और उसका असली नाम क्या था, यह आज भी एक रहस्य है। इधर एन अंदर से बहुत घबराई हुई थी कि आखिर वह अपने आदर्श जैक से पहली बार बात कैसे करेगी। वह आईने में खुद को देखते हुए बार बार मन ही मन अपने शब्द दोहरा रही थी। दूसरी तरफ फिल्म की शूटिंग के लिए कैमरे और अन्य उपकरण तैयार किए जा रहे थे। एन भी पूरी तरह तैयार होकर उनसे मिलने पहुंची और सामने बैठे शख्स को देखकर हैरान रह गई। उसने उत्साह में आकर उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन असल में वह जैक से नहीं बल्कि फिल्म के हीरो ब्रूस से बात कर रही थी। असली जैक पीछे खड़ा यह सब सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। यहीं से उन दोनों के बीच एक अजीब सा प्यारा रिश्ता पनपने लगा। अक्सर शूटिंग के दौरान भी वे एक दूसरे की आंखों में इस कदर खो जाते कि शॉट पूरा करने में भी दिक्कत होने लगती थी। जहाज पर मौजूद सभी लोगों को यही पता था कि वे सिंगापुर जा रहे हैं, लेकिन अब अचानक कार्ल कैप्टन एंग्लहॉर्न से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ने के लिए कहता है। कैप्टन एंग्लहॉर्न उसे नक्शा देखने के बाद बताता है कि उस दिशा में जमीन का कोई टुकड़ा मौजूद नहीं है। इस पर कार्ल उसे यकीन दिलाता है कि उधर एक स्कल आइलैंड है जिसे आज तक किसी ने नहीं खोजा है। कार्ल उसे लालच देता है कि वहां पहुंचने पर कैप्टन को सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। एक पल के लिए अनुभवी कैप्टन के मन में भी लालच आ जाता है और वह जहाज का रुख मोड़ने को तैयार हो जाता है। शायद जिमी इस दिशा के खतरों को पहचानता था। उसने दबी जुबान में अपने कुछ साथियों को भड़काना शुरू कर दिया कि कार्ल उन्हें जानबूझकर दक्षिण पश्चिम की ओर ले जा रहा है। जब बाकी क्रू मेंबर्स ने कार्ल को घेर लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने आखिरकार सच उगल दिया कि वे स्कल आइलैंड को खोजने जा रहे हैं। हम उसे खोजेंगे, वहाँ फिल्म फिल्माएंगे और सुरक्षित लौट आएंगे। सुनने में यह योजना जितनी आसान और रोमांचक लग रही थी, हकीकत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। जहाज के कुक लंपी ने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि 7 साल पहले वह और हेस एक नॉर्वेजियन जहाज पर काम करते थे। एक दिन उन्हें समंदर के बीचों बीच एक भटकता हुआ आदमी मिला जो अधमरी हालत में था। उसकी नाव किसी अनजान टापू से टकराकर तहस नहस हो गई थी। उस आदमी ने मरते मरते बताया था कि वहाँ एक विशालकाय दीवार थी, इतनी पुरानी कि उसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। यह सुनकर जहाज पर मौजूद सभी लोग सिहर उठे। सबके मन में एक ही खौफनाक सवाल था कि आखिर किसे कैद करने के लिए 100 फीट ऊंची दीवार बनाई गई होगी। लेकिन कार्ल ने लंपी की बातों को महज एक मजाक कहकर हवा में उड़ा दिया। तब हेस ने भी दखल दिया और कार्ल को बड़ी गंभीरता से समझाया कि अगर वह वाकई उस आइलैंड पर गया तो वहाँ से उसका बचकर लौट पाना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ जैक और एन के बीच की सारी बाधाएं खत्म हो चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे को जी जान से प्यार करने लगे थे। उसी शाम कार्ल को एक और बुरी खबर मिली। कैप्टन एंग्लहॉर्न को सूचना मिल चुकी थी कि कार्ल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला है। उन्हें आदेश मिला था कि वे जहाज को तुरंत रंगून के तट पर ले जाएं। कार्ल कैप्टन के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि बस 1 हफ्ते में उसकी फिल्म पूरी हो जाएगी, लेकिन कैप्टन ने उसकी एक न सुनी और जहाज को रंगून की ओर मोड़ दिया। तभी उनका कंपास अचानक गोल गोल घूमने लगा। इस तारों की मदद से दिशा देखने ऊपर गया, लेकिन आसमान साफ नहीं था। इधर जैक नक्शे को टटोल रहा था। तभी उसे नक्शे पर एक अजीब सा दाग देखा। कार्ल को लगा कि वह कॉफी का धब्बा होगा, पर गौर से देखने पर वह धब्बा खोपड़ी जैसा मालूम पड़ा। कार्ल की आंखें चमक उठी। वे स्कल आइलैंड के बहुत करीब थे। तभी अचानक जहाज घनघोर धुंध में फंस गया। कैप्टन के आदेश पर तुरंत पानी की गहराई झांची गई। पता चला कि वे किसी जमीन से टकराने वाले हैं। कैप्टन ने फिर भी जहाज नहीं रोका और गहराई नापते हुए उसे आगे बढ़ाते रहे। तभी जिमी चिल्ला उठा कि वे सामने एक विशाल चट्टान से टकराने वाले हैं। तुरंत इंजन बंद कर दिया गया और गति नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जहाज एक झटके के साथ चट्टान से जा टकराया। जहाज अब चट्टानों के बीच बुरी तरह फंस चुका था। डेक पर मौजूद एन की नजर जब सामने पड़ी तो वह उन विशालकाय दीवारों को देखकर दंग रह गई। यही वह रहस्यमयी स्कल आइलैंड था। सुबह की पहली किरण के साथ ही कार्ल अपनी टीम लेकर उस आइलैंड को कैमरे में कैद करने के लिए निकल पड़ा। एक क्रू मेंबर ने कप्तान से कार्ल को रोकने के लिए कहा, लेकिन कप्तान को इस वक्त जहाज को उन चट्टानों से सुरक्षित निकालने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। आइलैंड के मुहाने पर ही बड़ी बड़ी खोपड़ियां एक चेतावनी के रूप में रखी हुई थी, लेकिन कार्ल अपनी फिल्म बनाने के जुनून में अंधा हो चुका था। उसने किसी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वह पूरी टीम को लेकर उस खंडहर हो चुकी सभ्यता के अंदर ले गया। वह जगह बेहद डरावनी और वीरान लग रही थी। तभी अचानक एक लड़की के रोने की आवाज सुनकर सब सन्न रह गए। उस दिशा में जाकर देखा तो एक छोटी लड़की खड़ी उन्हें ही घूर रही थी। कार्ल को लगा वह सिर्फ एक मासूम बच्ची है, उसे चॉकलेट देकर फुसला लेगा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, उस बच्ची ने उसके हाथ पर जोर से दांत काट लिया और अपनी दादी के पास भाग गई। उसकी दादी किसी जंगली जानवर की तरह दांत दिखाकर कार्ल को डराने लगी। वहाँ अचानक और भी बहुत से आदिवासियों को देख कार्ल की हालत खराब हो गई। तभी अचानक एक भाला पीछे से आया और सीधा एक की छाती के आर पार हो गया। एन डर के मारे चीख पड़ी। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। एन की चीख के जवाब में दीवार के उस पार से किसी भयानक दैत्य की गर्जना सुनाई दी। वह बुढ़िया अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगी कि इस लड़की की आवाज ने उस दानव को जगा दिया है। पल भर में ही उन आदिवासियों ने पूरी फिल्मी टीम को चारों तरफ से घेर कर बंदी बना लिया। वे अब एक ऐसी हिंसक
भयानक सभ्यता के बीच फंस चुके थे जहाँ से बच निकलना लगभग नामुमकिन था। एक खूंखार बुढ़िया ने उस दैत्य को बलि चढ़ाने के लिए एन का चुनाव कर लिया था। वे बाकी क्रू मेंबर्स को मारने लगे और अब बारी कार्ल की थी। जैसे ही एक आदिवासी ने कार्ल को मारने के लिए अपना हथियार उठाया, एक गोली उसके सीने को चीरती हुई निकल गई। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन एंगलहॉर्न थे। उनके साथ उनकी पूरी टीम अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। यह देख सारे आदिवासी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। अब उन सभी का केवल एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस मनहूस आइलैंड से बाहर निकलना। जहाज को हल्का करने के लिए उस पर लदे फालतू सामान को समंदर में फेंक दिया गया। तभी दूसरी ओर एन को एक आदिवासी दिखाई दिया जो एक लंबे बांस की मदद से छलांग लगाते हुए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। उसका लक्ष्य वही जहाज था। जहाज पर अफरा तफरी मची हुई थी और इसी बीच वह आदिवासी डेक पर पहुंच गया। कूदने के दौरान उसका एक अनोखा छल्ला डेक पर गिर गया। थोड़ी देर बाद वह छल्ला जैक को मिला। जैक घबराकर एन के केबिन में गया तो उसके होश उड़ गए। एन गायब थी। वह आदिवासी उसे उठाकर ले जा चुका था। इधर काफी कोशिशों के बाद आखिरकार जहाज पानी में उतर आया। जहाजियों में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी जैक ने चीख कर बताया कि एन को आदिवासी उठा ले गए हैं। उधर स्कल आइलैंड पर ढोल नगाड़ों की भयानक आवाजें गूंजने लगी। वे खूंखार आदिवासी एन को उस विशाल दीवार के उस पार रहने वाले दैत्य को भेंट चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। कैप्टन एंगलहॉर्न तुरंत अपनी फौज तैयार की और एक छोटी नाव लेकर एन को बचाने के लिए निकल पड़े। तब तक आदिवासियों ने अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया था। एन को एक बांस के विशालकाय पुल पर बांधकर खाई के उस पार पहुंचा दिया गया। ठीक उसी समय कप्तान की टीम आइलैंड के किनारे पर पहुंच गई। तभी जंगल की गहराइयों से पहली बार वो विशालकाय दैत्य सामने आया। इस आइलैंड का इकलौता राजा कॉन्ग। उसे करीब से देखकर एन डर के मारे चीख पड़ी। कॉन्ग ने एन को अपने विशाल हाथों में उठाया और दीवार के पीछे घने जंगलों की ओर ओझल हो गया। ये मंजर देख कार्ल के होश उड़ गए, लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताई। हालात की गंभीरता को देखते हुए कैप्टन ने फैसला किया कि दीवार के उस पार केवल 15 लोग ही जाएंगे, जबकि बाकी लोग जहाज की सुरक्षा करेंगे। उन 15 लोगों को केवल 24 घंटे की मोहलत दी और साफ कर दिया कि कल रात ठीक इसी समय वे यहाँ से निकल जाएंगे, चाहे एन मिले या न मिले। हेस के नेतृत्व में 15 लोगों का दल बना। जिमी भी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगा, लेकिन हेस ने उसकी एक न सुनी। उसने जिमी को बेटे की तरह पाला था और उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। वही कार्ल का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह उस भयानक कॉन को रिकॉर्ड करने के लिए चुपके से अपने साथ एक छोटा कैमरा भी ले गया। थोड़ी देर में ही हेस को पता चला कि जिमी भी चुपके से उनके साथ आ गया था। अभी वे जंगल में कुछ दूर ही गए होंगे कि तभी गैंडे की प्रजाति के एक विशाल जीव ने उन पर हमला कर दिया। दल के कई लोग उसकी चपेट में आ गए और उनमें से एक तो लगभग उसके पैरों के नीचे कुचलने ही वाला था। किसी तरह जैक ने फुर्ती दिखाते हुए उसे बचा लिया, लेकिन इस चक्कर में वह खुद मुसीबत में फंस गया। तभी हेस ने उस जीव के सिर में अपनी बंदूक की पूरी मैगजीन उतार दी। वे सभी बाल बाल बच गए। दूसरी ओर कोंगन को लेकर तेजी से भागता हुआ अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचा। उसके ठिकाने के अंदर कई इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे, जिनके गले में बिल्कुल वैसा ही हार था जैसा एन को पहनाया गया था। एन की रूह कांप गई। उसने वह नुकीला हार कोंग के हाथ में चुभा दिया और उसके चंगुल से छूट गई। तभी उसे पीछे से अपने साथियों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन कोंग एन को दोबारा अपनी मुट्ठी में कैद किया और वहां से भाग निकला। इधर जब बचाव दल कोंग के ठिकाने पर पहुंचा तो उन्हें अनगिनत कंकाल मिले। फिर भी वे बिना डरे एन की तलाश में आगे बढ़ते गए। एक जगह उन्हें डायनासोरों का एक विशाल झुंड मिला। कार्ल को लगा कि अगर फ्रेम में फिल्म का हीरो नहीं होगा तो लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि यह सच है, क्योंकि डायनासोर तो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे। लेकिन ब्रूस कुछ ही सेकंड का सीन देने के बाद डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। डायनासोर भी उसी दिशा की ओर दौड़ पड़े। वे जीव हिंसक तो नहीं थे, लेकिन उनका एक पैर ही किसी भी इंसान को कुचलने के लिए काफी था। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे कार्ल उनके पैरों के नीचे आ जाएगा। फिर भी वह अपना कैमरा फेंकने को तैयार नहीं था। उसी समय पता चला कि डायनासोर किसी और वजह से नहीं बल्कि शिकारी रैप्टर्स के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वे रैप्टर्स बेहद खतरनाक और फुर्तीले शिकारी थे। तभी उस भगदड़ की वजह से पहाड़ी रास्ता टूटने लगा, जिसके नीचे एक बहुत गहरी खाई थी। जैसे तैसे करके सभी लोग बचकर ऊपर की ओर चढ़ने लगे, लेकिन बदकिस्मत कैमरामैन वहीं फंस गया और एक खूंखार रैप्टर का निवाला बन गया। दूसरी ओर कॉन्गन को लेकर किसी एकांत जगह पर जा चुका था। एन हर पल बस वहां से भागने का मौका तलाश रही थी। अब तक बचाव दल के 4 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन कार्ल के सिर से फिल्म बनाने का भूत अभी भी नहीं उतरा था। वह जिद पर अड़ा था और कहने लगा, मैं यह फिल्म जरूर पूरी करूंगा और इसकी सारी कमाई कैमरामैन के बीवी बच्चों को दे दूंगा। लेकिन अब उनके पास केवल 9 घंटे का समय शेष बचा था। ब्रूस ने वापस लौटने की बात छेड़ी, क्योंकि वापस जाने में भी टाइम लगना था। तब हेस ने बाकी लोगों को यह छूट दे दी कि जो भी वापस जाना चाहता है जा सकता है। कुछ लोग ब्रूस के साथ वापस लौट गए। दूसरी तरफ एन अब कोंग से तंग आ चुकी थी। वह विशाल जीव न तो उसे कोई नुकसान पहुंचा रहा था और न ही उसे जाने दे रहा था। तभी एन ने अपना डर छुपाया और उसे रिझाने के लिए डांस करके दिखाने लगी। कोंग उसे किसी कौतूहल भरे बच्चे की तरह बड़े चाव से देखने लगा, लेकिन जब एन थककर चूर हो गई और उसने नाचना बंद कर दिया तो कोंग और डांस देखने की जिद करने लगा। उसने गुस्से में तोड़फोड़ की और नाराज होकर वहां से चला गया। एन वहां से फरार हो गई। उधर हेस की टीम एन की तलाश में एक झील पार कर रही थी। तभी कीड़ों के एक झुंड ने अचानक उन पर हमला
हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई, लेकिन वे कीड़े किसी अनजाने डर से अचानक भाग निकले। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। यकायक पानी के नीचे से एक विशालकाय जीव निकला, जिसने पलक झपकते ही एक नाव तहस नहस कर दी। सब लोग मछलियों की तरह पानी में तैरते हुए जान की गुहार लगाने लगे। जैक पीठ पर टंगा भारी बैग की वजह से डूबने लगा। जमीन टच करते ही उसने देखा कि वह दैत्य उसके एक साथी को जिंदा निकल गया। अब अगली बारी जैक की थी, लेकिन उसने सही समय पर एक पेड़ की जड़ों के बीच छिपकर अपनी जान बचा ली। फिर मौका मिलते ही भारी बैग फेंका और पानी की सतह के ऊपर आ गया। अभी भी काफी लोग पानी में फंसे हुए थे। एक नाविक बारी बारी से सबको बचा रहा था, लेकिन तभी वह दैत्य उसे भी निगल गया। उसने उनकी दूसरी नाव पर भी अटैक कर दिया। किसी तरह कार्ल पेड़ का सहारा लिया तो उसके कैमरे पर नजर गई। वह दैत्य प्रेस्टन के साथ साथ उसके कीमती कैमरे को भी निगलने वाला था। चाहे जो कर लो, लेकिन कार्ल के कैमरे से मजाक नहीं। उसने अपनी बंदूक की पूरी मैगजीन उस विशालकाय दैत्य पर खाली कर दी। थोड़ी राहत मिलते ही वे सभी फौरन उस खौफनाक झील से बाहर निकल आए, लेकिन कार्ल का जुनून अब भी कम नहीं हुआ था। बाहर आते ही वह उस खतरनाक झील का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई। ठीक उसके कैमरा फ्रेम के सामने ही वह दैत्य अचानक पानी से निकला और उसके एक और साथी को निगल गया। हालांकि इतनी मुश्किलों के बाद भी वे नहीं रुके और एन की तलाश जारी रखी। उधर प्यास से बेहाल एन ने एक पत्थर से रिसते हुए पानी से अपनी प्यास बुझाई। वह बिना रुके एक ही दिशा में भागती रही, मगर उसे खुद अंदाजा नहीं था कि वह किस ओर जा रही है। इधर टीम को जंगल के बीच एक विशाल पेड़ से बना हुआ विचित्र सा पुल मिला, लेकिन जैसे ही वे उस पुल के बीच पहुंचे, दूसरी ओर से कॉन के गुर्राने की आवाज आने लगी। हेस ने तुरंत खतरे को भांप लिया और सबको वापस लौटने का आदेश देकर हवा में फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कॉन्ग ने बाहर निकलकर हेस को दबोच लिया। अपने आखिरी पलों में भी हेस जिमी को भागने के लिए कहता रहा। जैसे ही हेस ने कॉन्ग को गोली मारनी चाहिए, कॉन्ग ने उसे उठाकर पहाड़ की चट्टानों पर दे मारा। हेस की खाई में गिरकर मौत हो गई। अपने पिता समान हेस को खोकर बेचारा जिमी वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। उधर गोलियों की आवाज एन के कानों तक पहुंच चुकी थी और वह मदद के लिए उसी दिशा की ओर दौड़ पड़ी। तब तक कॉन्ग गुस्से में जोरदार मुक्का ब्रिज पर दे मारा। अगले पल वो दानव उस विशाल पेड़ को भी खाई में गिराने लगा, जिस पर बाकी टीम छड़ी हुई थी। भगदड़ और असंतुलन की वजह से कुछ लोग सीधे खाई में जा गिरे। कार्ल का कैमरा भी हाथ से छूटकर एक पेड़ की शाखा पर अटक गया। ऐसा लग रहा था कि आज सबका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि शक्तिशाली कॉन्ग ने आखिरकार उस पेड़ को उखाड़कर गहरी खाई में गिरा ही दिया। गनीमत रही कि वह पेड़ नीचे गिरते समय किनारों पर अटकते अटकते जा रहा था, जिससे उस पर सवार लोगों की जान चमत्कारिक रूप से बच गई। उधर एन भागते भागते छिपकली जैसे दिखने वाले एक विशालकाय जीव के सामने आ गई। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया भर के सबसे खतरनाक जीवों को इसी आइलैंड पर लाकर छोड़ दिया गया हो। यहाँ कदम कदम पर मौत खड़ी थी। एन किसी तरह उन दैत्यों से पीछा छुड़ाकर भाग निकली। एक खूंखार जानवर उसके पीछे ही पड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए वह एक खोखले पेड़ के तने के अंदर घुस गई। वह शिकारी जीव भी उसके पीछे पीछे अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। एन की जान हलक में आ गई। तभी अचानक किसी ने उस जीव को पूंछ से पकड़कर बाहर घसीट लिया। घिनौने कीड़े एन के ऊपर लिपटने लगे। उसे बाहर निकलना ही पड़ा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक रैप्टर उस छिपकली जैसे जीव को खा रहा था। एन से नजर मिलते ही वह उसको दौड़ा लिया। एन जान हथेली पर लेकर भाग निकली और किसी तरह उसे चकमा देकर एक गिर चुके पेड़ की शाखा पर छिप गई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ठीक नीचे एक और दानव आराम फरमा रहा था। उसने एन को अपने विशालकाय जबड़े में दबोचना चाहा और उसे गिराने के लिए पेड़ को धक्का मारने लगा। एन अपना संतुलन खो बैठी और पेड़ से लटक गई। तभी उसकी चीख सुनकर कॉन्ग वहां आ धमका और गुलाटी मारते हुए एन को हवा में ही लपक लिया। अब कॉन्ग और रैप्टर्स के बीच भीषण जंग छिड़ गई। कॉन्ग ने एक हाथ से एन को थामे रखा और दूसरे हाथ से रैप्टर की गर्दन दबोच ली। तभी वहां और भी रैप्टर आ गए और वह जगह किसी कुश्ती के अखाड़े में बदल गई। कॉन्ग का बचाव बहुत तगड़ा था। उसने एन की सुरक्षा करते हुए एक हाथ से ही हमला करना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते वे खाई के किनारे पहुंच गए, जहां कॉन्ग ने उन शिकारियों को एक एक कर खाई में फेंक दिया। लेकिन कॉन्ग खुद को भी नीचे गिरने से रोक नहीं सका। वे नीचे गिरते समय एक विशालकाय पेड़ की लताओं में जाकर अटक गए। एन एक छोर पर लटककर हवा में झूलने लगी। एक रैप्टर भी बुरी तरह उन लताओं में फंस चुका था और अपनी तरफ झूल कर आ रही एन को निगलने के लिए बार बार मुंह खोल रहा था। यह देख कॉन्ग उस पर झपट पड़ा, जिससे वे सभी उलझते हुए नीचे गिरने लगे। एन सीधे एक रैप्टर के सिर पर जा गिरी। इसी तरह वे लड़ते भिड़ते आखिरकार जमीन पर आ गिरे। जमीन पर गिरते ही रैप्टर्स ने एन को घेर लिया। दूसरी तरफ कॉन्ग था और एन उनके बीच फंसी हुई थी। एन धीरे धीरे पीछे हटते हुए कॉन्ग की शरण में चली आई। इसके बाद तो कॉन्ग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लपक कर रैप्टर का जबड़ा पकड़ लिया। उनके बीच काफी जद्दोजहद हुई और आखिरकार कॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रैप्टर का जबड़ा फाड़ दिया। एन अब अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर उसे इस आइलैंड से जिंदा निकलना है तो उसे कॉन्ग के साथ ही रहना होगा। दूसरी ओर बचाव दल की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी। अब महज चंद लोग ही बचे थे और वे भी खाई के अंदर फंसे हुए थे, जहां नाना प्रकार के विचित्र और खतरनाक जीव मौजूद थे। कार्ल का कैमरा टूट चुका था और उसके साथ ही फिल्म पूरी करने का उसका सपना भी। वह पागलों की तरह अपना सारा गुस्सा उन खतरनाक जीवों पर निकालने लगा। तभी उनमें से एक सदस्य ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक अजीब से
से जीव के हाथों मारा गया। पास में ही कुक के दोस्त की लाश पड़ी थी। कुक जब उसे देखने गया तो वह खुद बदबूदार कीड़ों के दलदल में फंस गया। उसने बहुत हाथ पांव चलाए मगर कुछ न हो सका। एक बड़े कीड़े ने तो कुक के सिर को ही अपने मुंह में दबा लिया। देखते ही देखते कीड़े मकोड़े बाकी लोगों पर भी लपट गए। ऐसा लग रहा था मानो वे जैक को नहीं छोड़ेंगे। तभी किस्मत से जिमी को एक गन मिल गई। उसने जैक पर लिपटे काकरोचों को गोलियों से भून दिया। जैक बच तो गया लेकिन जिमी की गोलियां खत्म हो गईं। उसी पल मकड़ी जैसे और भी विचित्र कीड़े बाहर निकल आए। अब बचने की सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं। तभी कैप्टन अपनी फौज लेकर लौट आया। उन्होंने उन कीड़ों पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी। ब्रूस किसी टार्जन की तरह रस्सी पर झूलते हुए खाई के अंदर चला आया। यह देखकर पूरी टीम में ऊर्जा की नई लहर दौड़ गई। अंततः वे सभी रस्सी के सहारे उस मौत की खाई से बाहर निकल आए। लेकिन जैक खाई के उस पार चढ़ गया। उसे अब भी पूरा भरोसा था कि एन जिंदा होगी और वह उसे लिए बिना वापस नहीं जाएगा। टीम के बाकी लोग जहाज की ओर लौट गए। उधर कार्ल के शातिर दिमाग में एक बेहद खतरनाक योजना चल रही थी। उसने कप्तान से कहा कि कॉनगैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपनी आंखों से उसे सुरक्षित ले जाते हुए देखा था। कार्ल ने आगे समझाया कि वे एन के जरिए कॉन को पकड़ सकते हैं। उसे बेहोश करने के लिए जहाज पर क्लोरोफॉर्म का बड़ा भंडार भी मौजूद है। इससे पूरी दुनिया में उनका नाम हो जाएगा। हालांकि कप्तान ने कार्ल की सनक भरी बात को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। ये बात समझ पाना मुश्किल था कि आखिर क्यों इस आइलैंड का हर जीव अपने मूल आकार से कहीं ज्यादा विशाल था। जैक तमाम मुश्किलों को पार करता हुआ चुपके से कॉन के ठिकाने पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर जैक ने देखा कि एन और कॉन गहरी नींद में सो रहे थे। जैक ने दबी आवाज में एन को जगाया लेकिन उसकी आहट से कॉन की भी आंख खुल गई और उसने तुरंत जैक पर हमला कर दिया। तभी वहां सो रहे विशाल चमगादड़ जाग उठे और वे झुंड बनाकर कॉन पर लिपट गए। मौका मिलते ही एन जैक की पीठ पर बैठ गई और वे पहाड़ से लटक रही लताओं के सहारे नीचे उतरने लगे। मगर कुछ ही पलों बाद कॉन ने उन लताओं को पकड़ लिया और उन्हें तेजी से ऊपर खींचने लगा। जैक ने उड़ते हुए चमगादड़ का पैर पकड़ लिया और कॉन की पहुंच से दूर निकल गए। कॉन की भयानक गुर्राहट पूरे आइलैंड पर गूंज उठी। वह पागलों की तरह उन दोनों का पीछा करने लगा। इधर कैप्टन एंगलहॉर्न कार्ल की बात मानकर जाल बिछाए दीवार के पास तैयार थे। तभी उन्हें एन और जैक के चीखने की आवाज आई। वे भागते हुए पुल तक आ चुके थे लेकिन उनके साथियों ने जानबूझकर पुल को ऊपर उठा रखा था। वे बस कॉन के आने का इंतजार कर रहे थे। कॉन के करीब आते ही प्रेस्टन ने पुल की रस्सी काट दी। जैक और एन सही सलामत बचकर अपनी टीम के पास लौट आए। इधर कॉन गुस्से में चूर होकर उस विशाल दीवार के दरवाजे को तोड़ने लगा। इसी बीच एन की नजर क्लोरोफॉर्म की बोतलों पर पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये लोग कॉन को बंदी बनाने वाले हैं। तभी कॉन दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया। शिकारियों ने तुरंत उस पर जाल फेंककर उसे जकड़ लिया। उसके सामने क्लोरोफॉर्म की बोतलें फोड़ दी। ये देख एन कैप्टन से लड़ पड़ी लेकिन उसे वहां से हटा दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि कॉन पर क्लोरोफॉर्म का कोई खास असर नहीं हुआ बल्कि वह और भी आक्रामक हो गया और उसने शिकारियों को जाल समेत हवा में उछाल दिया। उसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं थी। सभी लोग दुम दबाकर भाग निकले और खूंखार कॉन्ग उनके पीछे पड़ गया। जैसे ही एक शिकारी ने उस पर गोली चलाई, कॉन्ग ने उसे अपने दांतों से कुचल दिया और उनकी नाव भी तहस नहस कर दी। आखिरकार कैप्टन ने उसे काबू करने के लिए अपना सबसे खतरनाक हथियार चला दिया। कॉन्ग दर्द से घुटनों पर आ गया। एन कैप्टन के सामने उसकी जान की भीख मांगने लगी। तभी कार्ल ने सटीक निशाना लगाकर क्लोरोफॉर्म की एक बोतल कॉन्ग की नाक पर फोड़ दी। दवा ने अपना काम किया और वह विशाल का जीव बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद कार्ल ने न्यूयॉर्क में एक भव्य स्टेज शो आयोजित किया जहां दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां उस अजूबे को देखने आईं। स्टेज पर कॉन को भारी और मजबूत हथकड़ियों में जकड़ कर रखा गया था। कार्ल ने दर्शकों को उस आइलैंड की पूरी कहानी सुनाई लेकिन उसने असल किरदार बदल दिए। उसने जैक की जगह ब्रूस को हीरो बना दिया और एन की जगह किसी और लड़की को खड़ा कर दिया। पता चला कि कार्ल ने इस शो के लिए एन को मोटी रकम का ऑफर दिया था लेकिन वह अपनी नैतिकता और कॉन के प्रति लगाव की वजह से नहीं मानी। स्टेज पर मौजूद वह दूसरी लड़की कॉन को देखकर डर के मारे चीख पड़ी। कॉन भड़क उठा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन वजनी बेड़ियों को तिनके की तरह तोड़ दिया। थिएटर में भगदड़ मच गई और कार्ल के आलीशान शो का सर्वनाश हो गया। कॉन्ग थिएटर की दीवारें तोड़ते हुए सड़क पर आ गया और गाड़ियों को खिलौनों की तरह कुचलते हुए तोड़ फोड़ मचाने लगा। उसे बस एन की तलाश थी। जो भी लड़की एन जैसी दिखती वह उसे पकड़कर बड़े गौर से देखता और फिर नीचे फेंक देता। दूर खड़ा जैक यह देखकर चकित रह गया कि एक जानवर किसी लड़की से इस कदर प्यार कैसे कर सकता है। उधर एन को जैसे ही कॉन का पता चला वह पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ी। वहीं कॉन्ग ने अब यात्रियों से भरी एक बस को पकड़ लिया था। कई मासूमों की जान दांव पर लगी थी। तभी जैक एक टैक्सी लेकर कॉन्ग के सामने आ गया ताकि उसका ध्यान भटका सके। कॉन्ग ने उसे पहचान लिया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। असल में जैक उसे रिहायशी इलाके से बाहर ले जाना चाह रहा था। रास्ते में जो भी गाड़ियां आईं, कॉन्ग उन्हें खिलौनों की तरह हटाता गया और आखिरकार उसने जैक की टैक्सी को दबोच ही लिया। इससे पहले कि वह जैक को खत्म करता, एन वक्त पर एन वहां पहुंच गई। एन को देखते ही वह विशाल का जीव बिल्कुल शांत हो गया। इसके बाद वह उसे अपने साथ ले गया और एक एकांत जगह पर उसके साथ खेलने लगा जैसे वह बस यही सुकून चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे मारने के लिए अमेरिकी सेना की कई बटालियनें वहां पहुंच गईं। कॉन्गन को लेकर सेना से लड़ते भिड़ते शहर की सबसे ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ गया, पर वहां भी एयरफोर्स के
के लड़ाकू विमानों ने उस पर हमला कर दिया। कॉन को अनगिनत गोलियां लगी, फिर भी उसने हार नहीं मानी और 3-4 हवाई जहाजों को पकड़कर क्रैश कर दिया। सेना उसे खत्म किए बिना रुकने वाली नहीं थी। ये देख हिंद खुद गोलियों के सामने खड़ी हो गई और रोते हुए उसकी जान की भीख मांगने लगी। हवाई हमला कुछ पल के लिए रुक तो गया, लेकिन तब तक कॉन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। आखिरकार जख्मों की ताब न सहते हुए वह उस ऊंची इमारत से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। जैक और एन एक हो गए और यह दुखद प्रेम कहानी यहीं समाप्त हुई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।